नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस हिंदी की क्लास में। तो जितने हमारे प्यारे विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की तैयारी अपने हिंदी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती है बच्चों। पर डे मैं 25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं क्लास लेती हूँ, जो कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सके। ओके बच्चों, और इसमें भक्ति काल की आज 22वीं क्लास चल रही है। तो आपको पता होगा कि कृष्ण काव्य, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, सूफी, बच्चों निर्गुण, सभी संत काव्य धारा, सभी धाराओं से आए हुए वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो चलिए बिना देर के देखते हैं आज के सवाल। सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके बच्चों, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि सभी लोग राइट टाइम जुड़ जाए और हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे बच्चों। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित कवि थे बच्चों? अहमद शाह के, या हुसैन शाह के, या कुतुब शाह के, या शेर शाह के। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे बच्चों? तो यह हुसैन शाह के आश्रित थे बच्चों। किसके? हुसैन शाह के आश्रित कवि थे कुतुबन। ओके, हुसैन शाह बादशाह था, उसी के आश्रित कवि थे कुतुबन। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कुतुबन के गुरु का नाम की बात अगर हम चर्चा करते हैं तो कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का नाम था गुरु शेख बुरहान। ओके बच्चों, शेख बुरहान था कुतुबन के गुरु का नाम। ओके बच्चों, कुतुबन ने बच्चों मृगावती की भी रचना की है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावत महाकाव्य बच्चों, इसमें गुरु का प्रतीक किसको माना गया है? पद्मावती को, या सुआ यानी तोते को, या रत्नसेन को, या फिर नागमती को? गुरु का प्रतीक किसको माना गया है पद्मावत में बच्चों? रत्नसेन बच्चों। रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो मन यानी आत्मा का है। मन यानी आत्मा का प्रतीक है रत्नसेन। ओके, पद्मावती बच्चों किसका है? श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धा या सात्विक बुद्धि की बात कर लीजिए, या सात्विक बुद्धि की बात कर लीजिए, बुद्धि का प्रतीक है। ओके बच्चों, श्रद्धा या सात्विक बुद्धि जिसे परमात्मा कहा जाता है पद्मावती, उसका प्रतीक है। नागमती किसका है? नागमती किसका प्रतीक बच्चों? यह दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है। दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है। सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। ओके, कौन? नागमती। अब बताइए सुआ किसका प्रतीक है? तो बच्चों सुआ किसका प्रतीक है? तो ये है गुरु। सुआ गुरु का प्रतीक है। किसका है? गुरु का। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी होगा। सुआ गुरु का प्रतीक है पद्मावत में। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ रचनाएं हैं बच्चों, एक तरफ उसके रचनाकार हैं। अब बताइए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है बच्चों? चित्रावली तो उस्मान की है, ये सुमेलित हो गया। मधुमालती भी मंझन की है, ये भी सुमेलित है। मृगावती कुतुबन की है, ये भी सुमेलित है। बच्चों
हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की नहीं है यह कासिम शाह की रचना किसकी है? कासिम शाह की, कासिम शाह की रचना है। ओके बच्चों, कासिम शाह की रचना है, इसलिए यही नहीं सुमेलित है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद यह कासिम शाह की रचना है, इसलिए आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या था? रतन सेन की पत्नी का नाम क्या था बच्चों पद्मावत में? कमलावती या नागमती या देववती या मृगावती? पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो आप बताइए, पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बच्चों, वो लाइन टू लाइन नाम मिलता है उसमें, तो नागमती था। क्या था? नागमती है बच्चों। पद्मावत महाकाव्य के नायक रतन सेन हैं, इनकी पत्नी का नाम बच्चों है नागमती। और जबकि उनकी प्रेमिका थी रतन सेन की, उसका नाम क्या था? आप उसका भी पूछ सकता है, क्योंकि उस इसमें उनके इस महाकाव्य में उसका भी जिक्र किया गया है। उसका नाम क्या था बच्चों? तो पद्मिनी था। इनकी प्रेमिका का नाम पद्मिनी था बच्चों, ये भी याद रखिएगा। और करेक्ट इनकी पत्नी का नाम नागमती था, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? बताइए इसमें से कौन सी पंक्ति पद्मावत से नहीं ली गई है? अब आप लोग बताइए, मैं चलिए देखती हूँ। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिन चिन्हा। अब यहाँ आ गया पद्मिनी का नाम ने। बी में दिया जा रहा है कि भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद देखावा, मह चंद देखावा। तो ये तो दोनों बच्चों, ए और बी की दोनों लाइनें किसकी हैं? पद्मावत की हैं। मधुकर हंस समुझाए, सौह देह बूझत साँझ न हासी। और डी में दिया जा रहा है ओहि मिलन जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। अब ये बताइए कि मधुकर हंस समुझाए, सौह देह बूझत साँझ न हासी, यह पंक्ति बच्चों पद्मावत की नहीं है। बाकी ए बी और डी है, पद्मावत की ही लाइनें हैं। सी नहीं है बच्चों, सी नहीं है। ये भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित जो भ्रमर है, भ्रमर गीत है, उसमें से उनकी उस भ्रमर गीत रचना से लिया गया है। ओके, ये सूरदास की रचना से लिया गया है। मधुकर हंस समझाए, सौ देव बूझत साँझ न हासी, यह सूरदास की रचना है भ्रमर गीत, उससे ये लाइन ली गई है। बाकी तीनों पद्मावत की ही पंक्तियां हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, क्योंकि यह पंक्ति पद्मावत की नहीं है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पर पृथ्वी झूठी, पृथ्वी झूठी। हाँ, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई बच्चों? छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति बच्चों जायसी की रचना है पद्मावत, इस पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। ओके बच्चों, पद्मावत महाकाव्य से ली गई है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, चंदायन किसकी है? तो मुल्ला दाऊद की। आखिरी कलाम बच्चों किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। रामचरितमानस तुलसीदास का है। तो ये आपको पता होना चाहिए पद्मावत किसकी है, पद्मावत किसकी रचना है। तो यह बच्चों ये भी है किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की भी है, और आखिरी कलाम भी है। आपका करेक्ट आंसर ए होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माने हैं? रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा को,
या चंदायन को या मृगावती को या फिर हंसावली को? रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है, तो बच्चों इन्होंने मृगावती को माना है। किसको माना है? मृगावती को। मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में होती है और इसी को इन्होंने पहली रचना माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके बच्चों। अगर राम कुमार वर्मा की बात करें तो राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, इसको पहली रचना मानते हैं। ओके। हंसावली को असाहित मानते हैं। असाहित की रचना है गणपत चंद्र गुप्त जो है। हंसावली जो है असाहित की रचना बच्चों, ये किसकी है? असाहित की रचना है। इसको पहली रचना कौन मानता है? तो यह गणपत चंद्र गुप्त मानते हैं इसको। ओके बच्चों। सत्यवती कथा को एक प्रेमाख्यानक रचना बच्चों, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी पहली रचना मानते हैं। ओके। तो याद होना चाहिए, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। और जो प्रश्न पूछा गया उसका सही आंसर सी होगा, मृगावती। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना कौन सी है? बच्चों इसमें से कासिम शाह की रचना कौन सी है? हंस जवाहिर या चंदायन या सत्यवती कथा या मृगावती? तो कासिम शाह की रचना इसमें से कौन है बच्चों? तो यह है हंस जवाहिर, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। ओके। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना होगी, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना कौन है बच्चों? कुतुबन की चित्रावली है या मधुमालती है या मृगावती है या फिर आखिरी कलाम है? तो कुतुबन की रचना इसमें से कौन बच्चों? तो यह है मृगावती कुतुबन की रचना है। बाकी आपको पता ही है, चित्रावली उस्मान की, मधुमालती मंझन की, आखिरी कलाम जायसी की हो जाएगी, मृगावती कुतुबन की है, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है बच्चों, इसमें तो सारे विकल्प ही गायब हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है बच्चों? तो ये प्रश्न अगर हम सारे विकल्प छूटे हैं तो इसमें हम क्या दें? चलिए हम अपने मन से लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा। बी में दिया जाए, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, सी में दिया जा रहा है, सी में आइए देखते हैं, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। ओके। डी में आइए देखते हैं। डी में बच्चों दिया जा रहा है, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर है। पद्मावत की काव्य शैली बच्चों प्रौढ़ और गंभीर है, प्रौढ़ और गंभीर है। अब बताइए कि कौन सा सही नहीं है, किसके बारे में? पद्मावत के बारे में। तो अगर बच्चों देखें तो इसकी शैली जो है प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। ओके। इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके। यही नहीं सही है, बाकी सब सही है। ओके।
तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? किस काव्यधारा में? राम भक्ति काव्यधारा में, या सूफी काव्यधारा में, या कृष्ण भक्ति काव्यधारा में, या फिर ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में? किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया बच्चों? तो वह कौन सी काव्यधारा है? तो वह है सूफी काव्यधारा। पद्मावत में ही बच्चों इसी तरह माना गया है, इसलिए आपको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सूफी काव्यधारा में। ओके, क्योंकि बच्चों भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा है जो, इसमें परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया जाता है। क्यों? क्योंकि सूफी कवियों की प्रेम पद्धति जो है इश्क मजीजी यानी लौकिक प्रेम में होती है, और इस हकीकी यानी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश इसमें की जाती है। इसीलिए सूफी सिद्धांत में बच्चों इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को कितने चरण और अवस्थाओं से गुजरना पड़ता बच्चों? तो मनुष्य के 4 विभाग और साधक की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें बच्चों नफ्स, रूह, कल्ब और अक्ल। नफ्स क्या होता है बच्चों? तो विषय भोग वृत्ति इंद्रिय होती है, और इसमें 4 अवस्था होती, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत होता है बच्चों धर्म ग्रंथ का विधि निषेध होता है शरीयत में। तरीकत क्या होता है? हृदय की शुद्धता होती है। हकीकत बच्चों क्या होता है? भक्ति उपासना से सत्यबोध होता है। और मारिफत में बच्चों सिद्धा अवस्था या आत्मा परमात्मा मिलन होता है। मारिफत मतलब आखिरी अवस्था मानी गई है। तो सूफी काव्यधारा की यही विशेषता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना बच्चों तुलसीदास की नहीं है? बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, दोहावली या चित्रावली? इसमें तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं बच्चों? तो चित्रावली जो है तुलसीदास की रचना नहीं है, यह उस्मान की रचना है। किसकी है? उस्मान की रचना चित्रावली। इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, दोहावली ये सारी रचनाएं तुलसीदास की ही हैं। ओके बच्चों, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवै रामायण, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेहछो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास की है बच्चों। चित्रावली उस्मान की रचना है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का बहुत जो हिंदी भाख है। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है बच्चों? यह काव्य पंक्तियां किस बोली में लिखी गई हैं? ब्रज में, या भोजपुरी में, या अवधी में, या फिर बुंदेली में? हिंदू मग पर पाँव न राख्यो हिंदी का बहुत जो हिंदी भाख्यो। बच्चों ये अवधी भाषा में लिखी गई हैं। ओके, अवधी में है, अवधी, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अवधी। अवधी भाषा की पंक्ति बच्चों, और नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बासुरी, उसी से ली गई है रचना। ये लाइनें बच्चों, यह पंक्तियां अनुराग बासुरी से ली गई हैं। अनुराग बासुरी रचना नूर मोहम्मद की है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि चंदायन के रचयिता कौन है? चंदायन किसकी रचना बच्चों? चंदायन, चंदायन किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, या कुतुबन की, या मंझन की, या मुल्ला दाऊद की? चंदायन किसकी रचना बच्चों? ये मुल्ला दाऊद की है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पद्मावत है, पद्मावत एक क्या है बच्चों? एक त्रासदी है, या एक मुक्तक काव्य है, या गेय काव्य है, या आत्मवक्तव्य है बच्चों? पद्मावत क्या है बच्चों? पद्मावत क्या है बच्चों? ये पद्मावत एक त्रासदी महाकाव्य है।
पद्मावत एक त्रासदी महाकाव्य है। क्या है? त्रासदी महाकाव्य है। बस मैं केवल लिख, महाकाव्य भी विकल्प में मिल सकता है, तो त्रासदी से भरा हुआ महाकाव्य बच्चों ये जायसी द्वारा लिखा हुआ है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना बच्चों? मुल्ला दाऊद की, या सूरजदास की, या कुतुबन की, या जायसी की? कहरनामा किसकी रचना है? तो बच्चों कहरनामा कहरवा फॉर्मेट में लिखी गई है, जायसी की है बच्चों, कहरवा के रूप में लिखी गई है। ओके, कहरनामा जायसी की रचना है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की, या शेख नबी की, या कासिम शाह की, या नूर मोहम्मद की? चित्रावली किसकी रचना बच्चों? तो चित्रावली उस्मान की ही रचना। किसकी है? उस्मान की। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उस्मान। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पद्मावत की विधा कैसी बच्चों हुई? प्रबंध काव्य है, या खंड काव्य है, या मुक्तक काव्य है, या सभी है बच्चों? बताइए पद्मावत की विधा क्या है बच्चों? तो यह इसकी विधा प्रबंध काव्य के रूप में है, इसलिए आपका ए आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य बच्चों। प्रबंध काव्य पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की, या कुतुबन की, या जायसी की, या मुल्ला दाऊद के? बच्चों तो मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो बच्चों ये सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं मंझन। मंझन की रचना है। ओके, यह मंझन की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है बच्चों। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अखरावट काव्य कृत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या कुतुबन, या मंझन, या फिर उस्मान? अखरावट किसकी काव्य कृति बच्चों? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना बच्चों। ओके, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इनकी सारी रचनाएं बच्चों ठेठ अवधि में लिखी गई हैं। ओके, तो अखरावट ये वर्णों पर आधारित है, वर्णों पर आधारित ये रचना अखरावट, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। अब बच्चों यहाँ देखिए फिर गायब है। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। तो अगर हम देखें तो अगर इस तरह से विकल्प में मिले तो यही गलत हो जाएगा। ओके बच्चों, यही आपका आंसर भी होगा, क्योंकि बच्चों इसमें अगर हम लिखे तो बहुत लंबा लंबा स्टेटमेंट है। बी में दिया जा रहा है कि इस काव्य के सभी कवियों में हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा और काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी में रचनाएं की है, बिल्कुल सही है। डी में दिया जा रहा है कि इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यही नहीं सही था। ओके बच्चों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कौन है वह कवि? कबीर है, सूरदास है, या तुलसी है, या जायसी है? इसमें से कौन ही है बच्चों जो अवधी भाषा में ही केवल रचना किया है? तो अभी मैंने बताया पीछे ने कि वो जायसी ही है। जायसी की सारी रचनाएं अवधी में ही लिखी गई हैं। ओके बच्चों, इनकी सारी रचनाएं अवधी भाषा में ही लिखी गई हैं। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है
कि रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है। रौजतुल हकायक के रचनाकार कौन है बच्चों? शेख नबी है, या कासिम शाह हैं, या नूर मोहम्मद हैं, या उस्मान है। रौजतुल हकायक किसकी रचना है बच्चों? रौजतुल हकायक नूर मोहम्मद की रचना किसकी है? नूर मोहम्मद की। इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नूर मोहम्मद। रौजतुल हकायक के रचनाकार नूर मोहम्मद है। ओके, यह ग्रंथ बच्चों फारसी भाषा में लिखा गया है। रौजतुल हकायक फारसी भाषा में लिखा हुआ है रौजतुल हकायक, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि इकलौता ऐसा है कि पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, पीजीटी में भी और जीआईसी में, टीजीटी में तो नहीं लेकिन जीआईसी और पीजीटी में पूछा जा सकता है। ओके, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब यानी उलाहना सुनने को मिला था। जायसी थे वो, या उस्मान थे, या शेख नबी थे, या नूर मोहम्मद थे बच्चों। बच्चों नूर मोहम्मद को सुनना पड़ा था। ओके, नूर मोहम्मद को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए आज का आखिरी सवाल है बच्चों। इसमें देखिए एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ उनका रचना काल है। आपको सुमेलित करना है और कूट से अपने आंसर देने हैं। तो आइए देखते हैं कौन सही सुमेलित है बच्चों। तो चंदायन का रचना समय क्या है बच्चों? तो 1379 है, यानी कि पहला ही हो जाएगा। मृगावती का रचना काल क्या है बच्चों? तो 1503 है, ये भी सही सुमेलित है। मधुमालती का रचना समय क्या है? तो 1545 होगा, मंझन की रचना है। पद्मावत का रचना काल क्या बच्चों? तो 1540 है, जायसी की रचना है। तो क्रम बिल्कुल सही है। अब आप लोग बताइए कौन सा क्रम कूट के द्वारा सही कर रहे हैं। 1 2 3 4, बी इज द राइट आंसर। ओके, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, ओके बच्चों, तो ठीक है। क्लास कैसी लगती है बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। मैं इसी तरह क्लास टॉपिक वाइज तब तक लेती आके रहूँगी, तब तक लाऊंगी जब तक एग्ज़ाम की डेट 10-15 दिन पहले तक, एग्ज़ाम की डेट से 10-15 दिन तक पहले तक मैं कराऊंगी। इस तरह फिर आपका प्रैक्टिस कराऊंगी। ओके बच्चों, 10-15 सेट करा दूंगी। ओके, ताकि अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। उससे पहले मैं फटाफट कराते चलूँगी। ओके बच्चों, तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।